बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा पर। अभी तक हमने जो बात किया है उसमें प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, उसका गणितीय व्यंजक क्या है, ग्राफिकली किस तरह से उसको निरूपित किया जाता है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि प्रतिरोध को या संधारित्र को या कुंडली को जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार कैसा होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, प्रतिघात किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उन चैप्टर्स को एक बार देख लें। तो अपनी बात को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में यदि एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, उसी के साथ संधारित्र को जोड़ दिया जाए तथा एक कुंडली को जोड़ दिया जाए तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगी। तो जो व्यंजक हमने प्राप्त किया था हम उससे अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है उसको परिपथ में जोड़ा है और परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर और धारा के मध्य कालांतर फाई है। इस परिपथ की प्रतिबाधा का मान हमने Z से ज्ञात किया था और Z बराबर था वर्गमूल में R वर्ग प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C वर्ग तथा इन दोनों के मध्य ये जो कालांतर है फाई, इसके लिए व्यंजक निकाल लिया था tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C बटे R। तो ये हमारे निष्कर्ष थे जो पिछले वीडियो में हमने LCR परिपथ के साथ में ज्ञात किए थे कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L यानी कि कुंडली, C यानी कि संधारित्र और R यानी कि प्रतिरोध अगर तीनों जुड़े हुए हैं तो प्रतिबाधा का मान ये होगा और कालांतर का मान ये होगा। आज हम बात करना चाहते हैं अनुनाद के बारे में। अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनाद की आवृत्ति क्या होती है, अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है तथा Q गुणांक यानी कि क्वालिटी गुणांक क्या होता है, इन पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अनुनाद की बात कर लेते हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR को जोड़ा जाता है तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जब धारा का मान अधिकतम होता है, और जब धारा का मान अधिकतम होता है तो उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो अनुनाद की स्थिति कब प्राप्त होती है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि धारा का व्यंजक लिखते हैं। I बराबर हम लिख पाएंगे E/Z। कुल बाधा Z है, लगाया गया विद्युत वाहक बल E है और बहने वाली धारा I है। तो जब Z का मान न्यूनतम होगा उस स्थिति के अंदर I का मान अधिकतम होगा। तो I मैक्सिमम कब होगा, I बराबर I मैक्स होगा जब Z बराबर Z मिनिमम न्यूनतम होगा, उस स्थिति में I मैक्सिमम होगा अर्थात अनुनाद की स्थिति हमें प्राप्त होगी। तो Z मिनिमम कब होगा, तो आप Z को देखिएगा तो Z के व्यंजक से हम देखते हैं कि Z बराबर होता है रूट ऑफ R वर्ग प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का वर्ग। अब R तो प्रतिरोध है, आप R, L और C को नहीं बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो कहना यह है कि LCR दिया गया है और हमें Z को न्यूनतम करना है। तो एक जो राशि हमें मिलती है यहाँ पर ओमेगा, हम इसी के साथ में बात कर सकते हैं कि ओमेगा को इस प्रकार से रखा जाए कि Z का मान मिनिमम हो जाए। अब यहाँ इस व्यंजक में हम देखें तो एक बहुत स्पष्ट सी बात नज़र आती है कि यदि ओमेगा एल 1/ओमेगा C के बराबर हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा। तो जब ओमेगा एल बराबर होगा 1/ओमेगा C तो उस स्थिति के अंदर Z जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर होगा और ये मान क्या होगा, न्यूनतम मान होगा Z का, क्योंकि R से कम तो हो नहीं सकता। ये 0 हो गया तो ये 0 होने से क्या हुआ कि Z R के बराबर हो गया और ये न्यूनतम मान हो गया। और ये कब संभव हुआ है, जब ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा C के बराबर हो, है ना। तो ये शर्त होगी। अनुनाद की शर्त क्या प्राप्त हुई हमें, अनुनाद की शर्त है ओमेगा एल 1/ओमेगा C के बराबर होना चाहिए।
या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओमेगा वर्ग जो है 1/LC के बराबर होना चाहिए, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ओमेगा का मान 1/√LC के बराबर होना चाहिए। अब आप देखिए ओमेगा का हमने एक मान निकाल लिया, क्या मान होना चाहिए, एल और सी पर निर्भर करेगा। 1/√LC के बराबर यदि ओमेगा का मान है तो उस स्थिति में ओमेगा एल 1/ओमेगा-c के बराबर है, और उस स्थिति के अंदर z r के बराबर है, और z का मान मिनिमम है तो i का मान मैक्सिमम है, और ये स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाएगी, और इस ओमेगा को अनुनादीय आवृत्ति कहेंगे। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ओमेगा बराबर 2πf आवृत्ति के रूप में। तो f बराबर क्या आ गया, 1/2π√LC। यहाँ पर f अनुनाद आवृत्ति कहलाती है, f को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। तो ये अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक आ गया हमारे पास में कि अनुनाद आवृत्ति किसके बराबर होगी, 1/2π√LC के बराबर होगी। यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मान ये होगा तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये हमने व्यंजक निकाल लिया अनुनाद आवृत्ति के बारे में। अब आइए अपन बात कर लेते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता पर। अनुनाद की तीक्ष्णता यानी कि शार्पनेस। अब एक प्लॉट करते हैं, मैं यहाँ प्लॉट लेता हूँ। ये अक्ष हो गई हमारी x अक्ष, ये हो गई y अक्ष। x अक्ष पर हम ओमेगा लेते हैं और y अक्ष पर i को लेते हैं। तो आप देखिए ओमेगा का मान जैसे जैसे परिवर्तित करेंगे z का मान बदलेगा, और z का मान बदलेगा तो i का मान भी बदलेगा। तो शुरुआत में जब ओमेगा का मान कम है तो i का मान भी कम होगा। जैसे जैसे हम ओमेगा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे i का मान बढ़ेगा, और उसके बाद में फिर एक निश्चित मान पर i का मान अधिकतम होगा, और फिर ये घटकर 0 हो जाएगा। तो ये जो आवृत्ति है ये ओमेगा 0 कहलाती है, और इसको ही हम ओमेगा 0 कह सकते हैं। ये अनुनादीय आवृत्ति हुई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई। यहाँ पर i का मान क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, I0 हुआ। तो ओमेगा अगर ओमेगा 0 से कम है तब भी धारा का मान कम प्राप्त होता है, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से ज़्यादा है तब भी धारा का मान कम प्राप्त होता है। ठीक, अब आप देखिए कि यदि हम r के मान को कम करेंगे तो क्या होगा, जब r के मान को कम करेंगे तो ये ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। r का मान कम करने पर I0 का मान बढ़ेगा। ये जो I0 है अधिकतम धारा है, इसका मान बढ़ेगा। पर ओमेगा 0 तो हमने देखा है कि L और C पर निर्भर करता है, इसलिए जो कोणीय आवृत्ति पहले थी वही कोणीय आवृत्ति हमें बाद में भी मिलती है। अर्थात जो अनुनाद आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। R का मान कम करने पर हमें यहाँ पर सपोज R1 है और यहाँ पर ये R2 है, तो हम कह सकते हैं कि R2 इज लेस देन R1। R1 से कम होने पर यह तीक्ष्णता ज़्यादा आती है, ऊपर ज़्यादा उठ जाता है। ठीक, जैसे जैसे प्रतिरोध कम होगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक पैरामीटर बना लेते हैं। पैरामीटर इस प्रकार से कि हम इससे कमतर एक आवृत्ति को पकड़ लेते हैं और इससे अधिक में एक आवृत्ति को पकड़ लेते हैं, और ये दोनों आवृत्तियाँ ऐसी है जिसके लिए ये जो धारा है ये I0 का √2 टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स है। तो ये आवृत्ति को मैं ओमेगा 1 कहता हूँ, इस आवृत्ति को ओमेगा 2 कहता हूँ। तो ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 पर I क्या है, I0 का 1/√2 टाइम्स है। ठीक, तो एक आवृत्ति इधर भी मिलेगी और एक आवृत्ति इधर भी मिलेगी। तो ये आवृत्तियों का जो अंतराल है इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बैंड चौड़ाई कहते हैं।
ये बेंड चौड़ाई कहलाती है इस परिपथ के लिए। यदि इसको अपन हल करेंगे तो बेंड चौड़ाई का मान हमें प्राप्त होगा R/L, यानी कि कह सकते हैं कि ω2 माइनस ω1 बराबर हमें प्राप्त होता है R/L। तो R का मान जितना कम होगा बेंड चौड़ाई का मान उतना ही कम होगा। L और R/L का मान इस दोनों पर यह निर्भर करेगी, तो ये बेंड चौड़ाई का व्यंजक आ गया। अब एक बात और बन जाती है, बेंड चौड़ाई कम होगी तो तीक्ष्णता का मान ज्यादा होगा। एक और परिभाषा हमें यहां बात करना होगी, वो कहलाती है Q गुणांक। किसी भी परिपथ का Q गुणांक या क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि LCR परिपथ का उपयोग कई यांत्रिकीय युक्तियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों में किया जाता है। तो R, C और L के कॉम्बिनेशन को हम किस फ्रीक्वेंसी पर उपयोग में लें, किस आवृत्ति पर उपयोग में लें कि हमें एक अच्छी गुणवत्ता युक्त युक्ति मिल जाए, एक मशीन मिल जाए, तो उसका निर्धारण करते हैं Q गुणांक के माध्यम से। तो Q गुणांक जो है ये बताता है कि कोई परिपथ में कितनी ऊर्जा संचित होगी और प्रति चक्र में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो इसका अनुपात एक Q गुणांक के रूप में परिभाषित होता है। तो Q गुणांक की परिभाषा होती है कि प्रति सेकंड परिपथ में संचित ऊर्जा बटे प्रति चक्र व्यय ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात यदि हम 2π से गुणा कर दें तो हमें एक राशि प्राप्त होगी जिसे हम Q गुणांक के नाम से जानते हैं। तो Q गुणांक बराबर लिख सकते हैं 2π और ऊपर आ जाएगा कुल संचित ऊर्जा और बटे में आ जाएगा प्रति चक्र व्यय ऊर्जा। तो प्रति चक्र यदि व्यय ऊर्जा का मान कम है और परिपथ में कुल संचित ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो उसका Q गुणांक का मान ज़्यादा होगा। आप इसको भी यदि हल करेंगे इन सब के माध्यम से तो हमें प्राप्त होगा Q बराबर ω/L/R। तो Q गुणांक, इसका व्यंजक हमें प्राप्त होता है ω/L/R। तो ये Q गुणांक का व्यंजक आ गया, ये परिभाषा हो गई। तो हमने इस टॉपिक के अंदर बात किया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद कब प्राप्त होगा, अनुनाद की आवृत्ति क्या होती है, अनुनाद की तीक्ष्णता से क्या तात्पर्य है, बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई क्या है और इसका Q गुणांक से क्या संबंध है। धन्यवाद।